नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो हुआ क्या, बृहस्पतिवार को संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने अपने सभी 9 सांसदों की एक बैठक बुलाई। बैठक में पहुंचे केवल 3 सांसद, 6 सांसद नदारद रहे। पहुंचने वालों में अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे। चौथे संजय राउत थे, पर वो अब किसी सदन के सदस्य नहीं है। राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद इनके पल्ले में, यानी उद्धव ठाकरे के पल्ले में इतनी सीटें थी नहीं कि संजय राउत को दोबारा राज्यसभा भिजवा सके। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 13 सांसद चुन करके आए थे, बीजेपी के 9, उद्धव ठाकरे के भी 9, एनसीपी जो शरद पवार के नेतृत्व वाली है उसके 8 और एकनाथ शिंदे की, जो अब असली शिवसेना कहलाई जाती है, उसके 7 चुन करके आए थे। अभी एक घटनाक्रम हुआ और ये घटनाक्रम ऐसा था जिसके बाद से उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों ने अपना आपा खो दिया है। अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। संजय राउत ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के कैमरों पर बहुत भद्दी भद्दी माँ की गालियां दी हैं इन सांसदों को जो छोड़ करके गए हैं उनको, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के लिए उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। तो 9 में से 6 सांसद जो टूट करके गए हैं वो आज की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे, जो संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी। और ये टूटने वाले सांसद हैं संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश आष्टीकर, ओमराज निंबालकर और भाऊ साहब वाकचौरे। ये 6 के 6 मीटिंग से गायब रहे। अब उज्जवल निकम का ये कहना है कि उद्धव सेना का जो ये ताजा घटनाक्रम है, ये राजनीति से ज्यादा अब कानूनी लड़ाई में उलझ जाएगा और ज्यादा चर्चा इसकी अब कानूनी दांव पेच में ही निकलेगी। और उनका ये भी कहना था कि मुझे नहीं पता कि टाइगर पकड़ा गया है या नहीं, लेकिन कानून में जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए संविधान में 10वीं सूची शामिल की गई है, 10वीं सूची में शामिल किया गया है। और अगर उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो बहुत बकबक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बैठ करके कैमरों पर, अगर वो ये साबित करने में कामयाब रहे कि इनका जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय है वो असंवैधानिक है, तब तो उनकी सदस्यता पर भी तलवार लटक जाएगी। उनको वापस हो सकता है कि आना पड़े अपनी मूल पार्टी में जिससे वो जीत करके आए हैं। लेकिन अगर ये साबित नहीं कर पाए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम 9 सांसदों के 2/3 हैं, और पहले भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद, जिनमें राघव चड्ढा और हरभजन सिंह से लेकर के स्वाति मालीवाल तक शामिल थे, संदीप पाठक शामिल थे, वो भी 10 में से 7 सांसद होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनकी सदस्यता को कोई खतरा हुआ नहीं और अरविंद केजरीवाल भी उन पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहे। अब देखिए, बात ये है, अगर गंभीरता से सोचें, 2022 में जो खेल हुआ था,
वैसे तो ये खेल की शुरुआत उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने की थी, सोनिया गांधी ने की थी 2019 में। 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को निरंतरता में दूसरी बार सरकार बनाने का जनादेश दिया था महाराष्ट्र की जनता ने। लेकिन साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी देवेंद्र फडणवीस, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। कांग्रेस और शरद पवार ने मिलकर के उद्धव ठाकरे को लालच दिया कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनवा देते हैं और मिलजुल करके सरकार चलाएंगे, आप बीजेपी को छोड़ दो। और तब भी ये संजय राउत ने भी और उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप थी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बकवास की थी। नतीजा ये हुआ कि अल्टीमेटली इन लोगों ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, उद्धव ठाकरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवा दिया, खुद भी वो सरकार का हिस्सा हो गए। 2-2.5 साल बाद देवेंद्र फडणवीस ने पर्दे के पीछे से एक अहम भूमिका निभाई। उस समय राज्यसभा का भी चुनाव हुआ था और विधान परिषद का भी चुनाव हुआ था। उन दोनों ही चुनाव में जो सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन था, उसको बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा। एक तो राज्यसभा सीट अधिक जीत ली भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी तरह विधान परिषद में भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीतने में कामयाब हो गई और क्रॉस वोटिंग कराने में भी वो कामयाब हो गए। क्रॉस वोटिंग का मतलब ये था कि अंदर खाते गहरा असंतोष है उस गठबंधन को लेकर के और सरकार को चलाने के तौर तरीकों को लेकर के, और बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति भी लोगों में अच्छा खासा रोष था। और ये एक संदेश और संकेत मिला देवेंद्र फडणवीस ने। उसके बाद तो आपको सारा किस्सा पता है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 40 एमएलए टूट करके सूरत चले गए, होटल में रहे, वहां से चार्टर फ्लाइट से गुवाहाटी गए, वहां से गोवा पहुंचे और गोवा से मुंबई, मुंबई तब आए जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और देवेंद्र फडणवीस उनके उप मुख्यमंत्री बन गए। जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी के उसी शीर्ष नेतृत्व का एक फैसला था कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। तो वो एक बहुत बड़ा झटका दिया था उद्धव ठाकरे को। एक तरीके से उन्होंने जो नाफरमानी की थी 2019 में, उसका बदला लिया गया। इसके कोई 1 साल बाद, ये तो जून 2022 में घटना हुई, जुलाई 2023 के शुरू में एनसीपी भी टूटी, क्योंकि शरद पवार ने भी 2019 में उद्धव ठाकरे को बहकाने फुसलाने का काम किया था और कांग्रेस को उन्हें समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवाने का में अहम भूमिका निभाई थी। तो एनसीपी भी टूटी, अजित पवार आ गए इधर, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, उनके साथी विधायकों में से 11-12 को मंत्री बना दिया गया और दोनों दल टूट गए, शरद पवार का भी और उद्धव ठाकरे का भी। लोकसभा चुनाव में इन लोगों को थोड़ी सी सांस आई थी। 48 में से 30 सांसद इनके जीत करके आए थे। इनमें केवल 9 भारतीय जनता पार्टी के और 7 एकनाथ शिंदे के जीत करके आए। एक अजित पवार का जीत करके आया था। तो अगर देखें तो इनके केवल 17 एमपी जीत करके आए थे और उनके 30 एमपी जीत करके आए, और एक सांगली से बसंत दादा पाटिल के पोते जीत करके आए थे, वो भी बाद में इनके साथ हो गए। तो 48 में से 31 सीटें कांग्रेस की 13, उद्धव ठाकरे की 9 और शरद पवार की 8। अब ये जो उद्धव ठाकरे के 9 सांसद चुन करके आए थे,
इनमें से 6 ने बगावत कर दी और वो अब एकनाथ शिंदे के पास चले गए। अब ये कोई रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग हुई है। जिस तरह ममता बनर्जी के 20-22 सांसद टूटे हैं 28 में से, उसी तरीके से अब उद्धव ठाकरे के भी 9 में से 6 सांसद टूटे हैं। अब ये जो एनसीपी के 8 बचे हैं अभी महाराष्ट्र में और कांग्रेस के 13 बचे हैं, इनमें देखना दिलचस्प होगा कि ये भी इनमें से भी टूट करके इधर आते हैं या नहीं आते हैं। चर्चा ये चल निकली है दिल्ली में कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, आरजेडी, इन सब ने मिलकर के जो महिला आरक्षण विधेयक गिराया है लोकसभा में, जिसके लिए जरूरी 352 सांसद चाहिए, वो 352 सांसद मोटा भाई को यानी अमित शाह को पूरे करने ही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कहां-कहां से पूरे होते हैं। और फिर 2027 के शुरू में जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के चुनाव नतीजे आ चुके होंगे, सरकार बन चुकी होगी, तब बहुत संभव है कि बजट सत्र में फिर से महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल इंट्रोड्यूस किया जाए और उसको पारित कराने में भी वो कामयाब हो जाएं। हालांकि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जयराम रमेश की, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तोड़फोड़ कर ले, 2/3 बहुमत तो वो फिर भी जुटा नहीं पाएगी, मैं आई डाउट, इस तरह के बयान वो दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि हम इसको पारित कराएंगे और 2029 में देश की आधी आबादी को उनका हक और इंसाफ देकर रहेंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा मुझे तो इस समय पीड़ा में दिखाई दे रहे हैं संजय राउत, जिनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ गालियां निकल रही हैं और इसको लेकर के वो अब मीडिया के भी निशाने पर आ गए हैं। जब वो गाली गलौज दे रहे थे और मीडिया से कह रहे थे कि इसको नोट कर लीजिए, इसको काटिए मत, यानी इसको पब्लिक के बीच में जाने दीजिए, जो मैं गाली गलौज कर रहा हूँ पार्टी छोड़ करके जाने वालों को, जो गालियां निकाल रहा हूं, इसको जाने दीजिए। तो इस पर संजय राउत को जब टोका गया तो उनका कहना यह था कि यही हमारी भाषा है, हम आपस में इन्हीं गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं। शिवसेना से टूटने वाले बहुत सारे लोगों का यह कहना है, इंक्लूडिंग ये 6 एमपी और इससे पहले भी जो इनका साथ छोड़ करके 2022 में अलग हुए थे एमएलए और एमपी, उन सब का कहना ये है कि ये जो अभद्रता है, ये जो अहंकार है, ये जो दुर्व्यवहार है, उद्धव ठाकरे का भी, आदित्य ठाकरे का भी और संजय राउत का भी, इसी के चलते उद्धव ठाकरे की शिवसेना का ये हाल हुआ है। और अब भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। अधिकांश लोगों का ये मानना है कि पार्टी को खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उद्धव ठाकरे की नासमझी राजनीति के प्रति और उद्धव ठाकरे के तोते यानी संजय राउत की एरोगेंस। बहुत सारे लोग तो ये भी पूछते हैं कि संजय राउत की के हाथ में उद्धव ठाकरे की ऐसी कौन सी कमजोर नस है कि वो अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करने की पूरी छूट इस आदमी को दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही।
बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।